Hello, my dear eighth graders. How are you people? कैसे हो दोस्तों? I hope you all are fine and fantastic. And I am here with fantastic news. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ब्रिज कोर्स के ऊपर डिपेंड हो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर बना दीजिए पीरियोडिक टेस्ट 1 का। तो लीजिए दोस्तों आपकी पुरज़ोर मांग पर मैं आज लाया हूँ आपके लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का पीरियोडिक टेस्ट 1 2025-26 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये पूरा पेपर जो है ये बेस्ड है आपके ब्रिज कोर्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सेक्शन ए में रीडिंग आएगी आपको 2 हो सकता है आपको 2 पैसेज आए, एक चैप्टर से, एक पोएम से या कुछ भी हो सकता है। 2 अनसीन पैसेज आएँगे आपको जिसमें आपको मैंने यहाँ पर क्या है अनसीन की बजाय मैंने कुछ ऐसे पैसेज लिए हैं जो आपके ब्रिज कोर्स में दिए हुए हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपकी बुक्स नहीं आए हैं, तो टीचर जो है इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा ऐसा मेरा मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग वेंट हिमसेल्फ टू द एलिफेंट्स स्टेबल एंड ऑफर्ड हिम फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल। कम ईट द ग्रेट एलिफेंट व्हाई डू यू सोरो। तो जैसा कि आपको अब तक समझ में आ गया है ये चैप्टर द व्हाइट एलिफेंट से लिया हुआ है। और इस वक्त जो सीन है जो व्हाइट एलिफेंट है वो नहीं खा रहा है तो किंग जो है उसके पास जाता है और जो उसका जो दस्तरखान है जो रॉयल टेबल है वहाँ पर बहुत सारा खाना पड़ा है और उसको वो बोलते हैं कि एलिफेंट आइए और वो खाइए, आप इतना दुखी क्यों दिख रहे। आर यू नॉट प्राउड दैट यू हैव बीन चोजन टू सर्व योर किंग। तो राजा ये बोलते हैं कि क्या आपको इस बात का गर्व महसूस नहीं हो रहा कि आप जो है राजा शाही जो घराना है उसके लिए अब आप इस्तेमाल होंगे। द एलिफेंट टर्न्ड अवे हिज हेड एंड रिप्लाइड योर मैजेस्टी आई विल ईट नथिंग अंटिल आई एम रीस्टोर्ड टू माय मदर। तो जो एलिफेंट है होता है वो राजा की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि महाराज मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मुझे वापस मेरी माँ के पास नहीं भेज दिया। अब इस पैराग्राफ के बेस पे हमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमें 2 वर्ड दिए हुए हैं, एक है रिस्पेक्ट, दूसरा है पावर। ऑफरिंग द फूड फ्रॉम द रॉयल टेबल वाज द मार्क ऑफ किंग्स डैश फॉर द एलिफेंट। तो राजा ने जो टेबल से उसको खाना ऑफर किया था, उससे राजा क्या पता लगता है राजा क्या देना चाह रहा था? पावर देना चाह रहा था या रिस्पेक्ट? तो करेक्ट आंसर इज़ वो रिस्पेक्ट देना चाह रहा था व्हाइट एलिफेंट को। Second is complete the following sentence with a suitable reason. The elephant refused to eat because he। तो उसने क्यों रिफ्यूज किया था खाना? क्योंकि वो अपनी जो बूढ़ी माँ है, जो अंधी माँ थी उसकी उसको मिस कर रहा था और उसके पास जाना चाह रहा था। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? लिखोगे द एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट बिकॉज ही मिस्ड हिज ब्लाइंड मदर एंड वांटेड टू रिटर्न टू हर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग गो टू द स्टेबल हिमसेल्फ। राजा जो है वो खुद अस्तबल या स्टेबल क्यों गए जहाँ पर वो हाथी रखा गया था? टू डिस्प्ले हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाने के लिए, टू गिव अ गिफ्ट टू द एलिफेंट, टू ग्रांट परमिशन या टू परसुएड द एलिफेंट। परसुएड का मतलब होता है मनाने के लिए। तो वो एक्चुअली में हाथी को मनाने के लिए गए थे क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था। फोर्थ इज व्हाट डज द एलिफेंट्स रिस्पॉन्स रिवील अबाउट हिज इमोशन। तो एलिफेंट ने जब अपना रिस्पॉन्स दिया था, उसने जब जवाब दिया था तो उसके कौन से इमोशंस पता लगे थे राजा को? ही वाज़ एंग्री एट द किंग, वो राजा से बहुत गुस्सा था। ही वाज़ लॉयल एंड डीपली अटैच्ड टू हिज मदर, वो अपनी माँ के लिए बहुत ही वफ़ादार था और वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था माँ से। ही डिसलाइक्ड द रॉयल पैलेस, ही वाज़ प्राउड ऑफ बीइंग अ रॉयल एलिफेंट। तो वो एक्चुअली अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था इसलिए वो ऐसा रिस्पॉन्स उसने दिया। Fifth is which value is best reflected in elephant's words and actions in this passage। तो कौन सी जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होती है एलिफेंट की? वो ओबीडियंस टू अथॉरिटी, मतलब वो अथॉरिटी यानी राजा के जो है आदेशों का पालन कर रहा था। लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, प्राइड इन सर्विंग रॉयल्टी या फियर ऑफ लोनलीनेस। तो कौन सी वैल्यू उसकी वो निखर के आई? वो जो है फैमिली के लिए लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग जो थी वो दिखाई पड़ती है। उसके बाद सेकंड है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। दे ड्रिफ्ट ऑल डायरेक्शंस दिस वे एंड दैट।
The fluffy clouds, droopy clouds, skinny and fat, and when each of them settles in its own patch of sky, they are said that it's over and some of them cry. तो जैसे कि आपको पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके चैप्टर सेकंड जो है क्लाउड्स प्ले जो पोएम थी उससे ये एक्सर्प्ट लिया गया है और ये आपकी बुक में भी मतलब जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है उसमें भी दिया हुआ है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो पहले हम इसका मतलब समझते हैं फिर इसे क्वेश्चंस करते हैं। तो पहली लाइन का मतलब है कि वे सभी दिशाओं में बह रहे थे, इधर-उधर, इस तरफ, उस तरफ। फिर कुछ जो है वो फ्लफी क्लाउड्स थे, फूले हुए क्लाउड्स थे, कुछ ड्रूपी थे जैसे लटके हुए कोई बादल हो, कोई पतले थे और कोई मोटे थे। और जब हर बादल आकाश के अपने-अपने कोने में ठहर जाता है, मतलब जब वो अपने-अपनी जगह रुक जाते हैं, तो उन्हें दुःख होता है कि सब कुछ खत्म हो गया और उनमें से कुछ तो रो भी पड़ते हैं। तो ये इन 4 लाइन्स का मतलब है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे क्या-क्या गिवन। तो इसका 6th क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। अच्छा ये 6th जो है पहले हमने 5 कर लिए हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ 6th लिखा है। ये इस सेकंड जो क्वेश्चन है इसका तो फर्स्ट ही है, लेकिन पूरे पेपर में ये 6th नंबर पे इसलिए इसको 6 दे रखा है, कंफ्यूज ना होना। तो 6th क्या है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। वी कैन रेफर टू द क्लाउड्स एज एक्साइटेड और रेस्टलेस व्हीकल। तो क्लाउड्स को हम एक्साइटेड और रेस्टलेस क्यों कह सकते हैं इस पॉइंट में? क्योंकि वो जैसे कि पहले लाइन में लिखा हुआ है वो ड्रिफ्ट कर रहे थे सभी डायरेक्शन में, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक्साइटेड थे या रेस्टलेस थे। सेकंड है स्टेट 2 एग्जांपल्स ऑफ कंट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर जैसे ये दे रखा है ना फ्लफी क्लाउड्स और ड्रूपी क्लाउड्स, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन है, कंट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शन और स्किनी और फैट ये दूसरा हो सकता है। तो ये दोनों हम यहाँ पर लिखें। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 6th का हम क्या बोलेंगे? वी कैन रेफर टू द क्लाउड एज़ एक्साइटेड और रेस्टलेस बिकॉज़ दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस एंड कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस। और जो जहाँ तक कंट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शंस की बात है तो मैंने आपको बता ही दिया फ्लफी क्लाउड्स वर्सेस ड्रूपी क्लाउड्स और स्किनी क्लाउड्स वर्सेस फैट क्लाउड्स ये आपके 2 कंट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शन। उसके बाद 8th क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड सेटल्स का क्या मतलब है इन द लाइन एंड व्हेन ईच ऑफ देम सेटल्स इन इट्स ओन पैच ऑफ स्काई। तो जो सेटल है उसका मतलब क्या है? जॉइन अदर क्लाउड्स, ग्रो बिगर, स्टॉप मूविंग या फेज इनटू द स्काई। तो सेटल मतलब वो रुक जाते हैं तो वो स्टॉप मूविंग मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th is we can why can the clouds be described as excited or restless in this stanza? So they can fall quickly, they move in different directions, they block the sunlight, they cause a thunderstorm. तो excited और restless इसलिए कहा गया है because they move in different directions. उसके बाद 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर क्लाउड सैडनेस एट द एंड ऑफ देयर डांस। तो अपने जो डांस कंप्लीट किया उसके बाद वो सब सैड क्यों लग रहे थे? क्योंकि रेन स्टॉर्म आने वाला था, द डांस इज ओवर, द मून डिसअपियर्स, दे मिस द स्टार। तो वो उनमें से कुछ जो है सैड इसलिए थे क्योंकि जो सब कुछ है वो कंप्लीट खत्म हो गया था, द डांस इज ओवर। उसके बाद दोस्तों सेक्शन बी में हम बढ़ेंगे। सेक्शन बी में आपके पास क्या है? 2 चीज़ें आपको दी हुई है और में, तो एक आपको दिया हुआ है सेक्शन बी का राइटिंग ग्रामर में। पहला है यू रिसेंटली विजिटेड अ फेयर एंड हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी एन एलिफेंट देयर। राइट अ लेटर टू योर ग्रैंडमदर डिटेलिंग योर विजिट, व्हाट यू फेल्ट व्हेन यू सॉ द एलिफेंट एंड अदर साइट्स। ये भी आपके जो उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया है उसमें से लिया हुआ है। तो दिस शुड बी इम्पोर्टेंट एज फार एज योर टीचर्स आर कंसर्न। अगर कोई समझदार टीचर होगा तो वो अगर आपको कोई राइटिंग में लेटर वगैरह देना भी चाहेगा तो वो उनको यही देना चाहिए। और जो सेकंड वाला है ये मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज की है। एक्चुअली ये भी आपके जो मटेरियल प्रोवाइड किया है उसी में से है। ये बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ था वहाँ पे, उसको मैंने शॉर्ट करके और आपको एक लेटर की फॉर्म में दे दिया है। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सजेस्टिंग एन अवेयरनेस ड्राइव ऑन रेन वाटर हार्वेस्ट। तो आइए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस।
पहले बात करते हैं इन्फॉर्मल लेटर की जो हमें दादी को लिखना है, तो इसमें आप पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। मैं नॉर्मली जब स्टूडेंट था क्या करता था एड्रेस की जगह अगर अगर उन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि भाई आप इस जगह के रहने वाले हो, आपका नाम ये है, तब तो मैं वो लिखता था, वरना मैं अपने एड्रेस पे सीधा एग्ज़ामिनेशन हॉल करके डेट लिखकर छोड़ देता था। तो यू कैन कंसल्ट योर सब्जेक्ट टीचर कि वो क्या चाहते हैं और उस हिसाब से करना। तो एड्रेस और डेट लिखने के बाद डियर ग्रैंडमदर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आई रिसेंटली विजिटेड अ फेयर इन आवर टाउन एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत सिंपल सा लिखा है, कोई बॉम्बास्टिक वर्ड नहीं है, सिंपल। द फेयर वाज फुल ऑफ कलर्स, गेम्स एंड डिलीशियस फूड, but the most exciting part was seeing a huge elephant. I had never seen one so close before. It was calm and kind, and I even got a chance to touch it. The sight was amazing, and I immediately thought of you. अब उस हाथी को देखकर नानी की याद क्यों आई और दादी की याद क्यों आई, ये तो सोचने का विषय है, बट चलिए। I wish you were with me. I would love to go again with you next time. With love. अब यहाँ पर भी मैं अपना नाम नहीं लिखता जब तक कि मुझे क्वेश्चन में दिया ना हो कि आपका नाम नरेश है, आप किसी जम्मू कश्मीर में रहते हो, आपका सिटी ये है, तब तक मैं नहीं लिखता। ऊपर लिखता हूँ एग्जामिनेशन हॉल और नीचे लिखता हूँ ABC या XYZ। दूसरा है हमारा फॉर्मल लेटर, इसमें हमें क्या करना था, हमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं, उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अवेयरनेस ड्राइव के लिए एक फॉर्मल लेटर लिखना है। ये इनफॉर्मल था, जब हम फैमिली को लिखते हैं जो लेटर वो इनफॉर्मल होते हैं, दोस्तों को लिखते हैं। और जब हम किसी अधिकारी के लिए लिखते हैं या प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं किसी के लिए, तो फिर वो फॉर्मल लेटर। तो इसमें भी मैंने एग्जामिनेशन हॉल लिखा, डेट लिखी है और फिर उसके बाद लिखा है उनका एड्रेस, द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई लिया है मैंने। आप कोई भी सिटी अपनी जिस सिटी में आप रहते हो आप ले सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखना जरूरी है फॉर्मल लेटर में, रिक्वेस्ट फॉर अवेयरनेस ड्राइव ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेस्पेक्टेड सर मैडम, अब मैंने दोनों इसलिए लिखे, मुझे मालूम नहीं है वहाँ का कमिश्नर कौन, ठीक है, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। I am a student of class 8 and I would like to request you to organize awareness drive on rainwater harvesting in schools and educational institutions. Water is a precious resource and saving water is important for our future. Schools can run campaigns, workshop and poster competition to teach students how to collect and use rainwater. This will help students become responsible citizen and protect the environment. Yours sincerely XYZ, मैंने इस बार अपना नाम लिखा। उसके बाद यहाँ पर ग्रामर आ गई दोस्तों। अभी हमने राइटिंग कर ली है, राइटिंग करने के बाद ग्रामर में कुछ क्वेश्चंस हैं। द वर्ड ट्रंक हैज मोर देन वन मीनिंग। अब हमें पता है ट्रंक जो है वो कई बार जो होता है, जैसे जो हाथी है, हाथी की सूंड को ट्रंक बोलते हैं, है ना, पेड़ के तने को ट्रंक बोलते हैं, कोई अगर हमने बॉक्स बना रखा है उसको भी ट्रंक बोलते हैं। तो बहुत सारे मीनिंग है। यूज इट इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस टू शो बोथ मीनिंग्स क्लियरली। तो पहला तो हम लिख सकते हैं द एलिफेंट लिफ्टेड वाटर विद इट्स ट्रंक। तो यहाँ पर एलिफेंट वाला ट्रंक आ गया। दूसरा है आई केप्ट माई ओल्ड बुक्स इन द वुडन ट्रंक। तो यहाँ पर वो लकड़ी का बना हुआ जो ट्रंक है वो आ गया। तो हमने दो यूजेस दिखा दिए। उसके बाद सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपका जो मटेरियल आया था उस मटेरियल में आपको वहाँ पर एक तो पास्ट दे रखा है, एक पास्ट परफेक्ट दे रखा हो, ठीक है। आप जब बुक खोलोगे आप देखोगे उसको तो उसमें आपको दो तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर आपको पास्ट और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो शी डैश कंप्लीट हर होमवर्क बिफोर हर पेरेंट्स डैश होम फ्रॉम वर्क। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैड कंप्लीटेड, इस तरीके से हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर हर पेरेंट्स रिटर्न। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर हर पेरेंट्स रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। उसके बाद सी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, जैसे कभी कभार हम बात करते वक्त ऐसे बोलते हैं ना कि यार हमको वहां जाना चाहिए, फिर हम ये सेंटेंस बोलने के बाद ऐसे बोलते हैं चले, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो वो जो चीज है ना
उसको हम क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं थी क्या, थी ना। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पास्ट है तो आप लिखोगे वॉजंट इट। अगर यहाँ इज होता तो आप लिखते इजंट इट। मैं आपको लिख के इस तरीके से। तो ये रहा, द ट्रेन वॉज लेट वॉजंट इट। अच्छा दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर बनाने का जो पूरा मोटिव है वो सिर्फ इसलिए कि आपको मैं ये समझा सकूं कि आपका जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला फिलअप आए, लेकिन इसके जो बाकी के फिलअप्स हैं उनमें से कोई ना कोई आपको आई एम श्योर 99% आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू क्रिएट अ पैलिंड्रोम फ्रेज। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम कोई भी चीज जिसको हम लेफ्ट टू राइट देखें या राइट टू लेफ्ट देखें, मतलब आगे से या पीछे से, वो हमें एक जैसी दिखना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई हिंदी वर्ड ले लेते हो, जैसे सपोज करो आप बोल लेते हो जलज, ठीक है, आपने ले लिया जलज। तो ये जलज जो है, आप चाहे इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, ये आपको जलज ही दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। अब आप क्योंकि एट्थ में पहुंच गए हो, यहाँ पर इन्होंने वर्ड की जगह पूरा सेंटेंस बनाने को कहा है आपको कि इस तरीके से आपको एक पैलिंड्रोम फ्रेज बनाना है। तो आपको बहुत सावधानी से इन सभी वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है कि चाहे आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या आप इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ो, ये आपको सेम लेटर्स की अरेंजमेंट दिखनी चाहिए। मैंने ये किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है अ मैन, अ प्लान, अ कैनल, पनामा। तो आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अब आप इधर से देखो, देखो यहाँ पर क्या है, AMAN, और यहाँ पर क्या है, AMAN, फिर ए, फिर प्लान, फिर ए, फिर कैनल, फिर पनामा। तो आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, दिस इज फॉर पैलिंड्रोम फ्रेज। वैसे इसके आने के चांसेस कम है, बट यू नेवर नो विद योर टीचर। उसके बाद ई है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पर आपको दो दे रखे हैं फ्रेजेस, जैसे यूज टू स्पेंड या यूज टू लिव। वी डैश आवर्स प्लेइंग देयर क्रिएटिंग वंडरफुल मेमोरीज। ये अभी आपकी बुक में से ही मैंने निकाल के इसको बनाया है। तो वी यूज टू स्पेंड आवर्स या वी यूज टू लिव आवर्स। तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि हम जो है घंटे बिताते थे। तो वी यूज टू स्पेंड आवर्स प्लेइंग देयर क्रिएटिंग वंडरफुल मेमोरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी लिटरेचर। यहाँ पर आपको मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कोई भी 7 आपको इनका आंसर देना है, बट ऑब्वियसली मैं तो 8 के जवाब दूंगा आपको। तो आइए एक एक करके इनके जवाब डिस्कस करो। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द किंग डिसीजन टू फ्री द एलिफेंट रिवील, व्हाट डज द किंग्स डिसीजन टू फ्री द एलिफेंट रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। मतलब जब राजा ने उसको छोड़ दिया एलिफेंट को, तो उससे क्या पता लगता है कि राजा का जो कैरेक्टर था वो कैसा था। तो इसका जवाब हमने लिखा है, द किंग्स डिसीजन शोज दैट ही वाज अ काइंड हार्टेड एंड रेस्पेक्टेड द एलिफेंट्स लव फॉर हिज मदर। तो वो एक काइंड हार्टेड इंसान था और उसने इज्जत की कि वो किस तरह से अपनी माँ के लिए बेचैन हो रहा है। सेकंड, was the king right in wanting to have a wild animal serve him? Explain. क्या राजा सही था अपनी जगह कि वो चाहता था कि एक जंगली जानवर जो है वो उसको सर्विस दे, हैं? तो नो, अ वाइल्ड एनिमल शुड नॉट बी फोर्स टू सर्व ह्यूमन, चाहे वो कोई भी हो। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारी रील्स में लोग दिखाते हैं, खासकर यूएई और इधर के जो शेख वगैरह है, वो शेरों के साथ और लीपर्ड के साथ इधर उधर घूम रहे हैं। अरे भाई जंगली जानवर है, ठीक है, जब तक उसका पेट भरा हुआ है ठीक है, पता लगा तो तुम्हारा शेख में से शेर अलग कर दिया और खा अलग कर दिया, है ना। तो इट इज बेटर टू लेट एनिमल्स लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल होम्स। जानवरों का जहाँ घर है उनको वहीं छोड़ दो यार, उनको फ्री छोड़ दो। थर्ड इज, हाउ डज द पोएट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन टीयर एंड क्लाउड्स टीयर। तो किस तरीके से उसने एक इंसान के आंसू और एक बादल के आंसू को डिफरेंशिएट किया। द पोएट sees a cloud's tear fall straight from the sky, which is different from human tears that flow down the cheek. तो उसने क्या कहा कि आसमान से जो गिर रहा है वो बारिश क्लाउड के आंसू हो सकते हैं, जबकि वो मतलब फ्रीली एयर में गिर रहा है, जबकि हमारे जो आंसू हैं वो हमारे गालों से नीचे तक जो है फ्लो करते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिक डिफरेंस था। फोर्थ इज गिव एनी रीजन व्हाई द पोएट फील्स दैट द नेम रेन इज टू सिंपल। कोई भी एक रीजन बताइए कि आपको क्यों लगता है कि जो पोइट ने ऐसा क्यों कहा कि रेन वर्ड जो है वो बहुत ही सिंपल है। द पोइट फील्स द वर्ड रेन इज टू प्लेन या सिंपल आप लिख सकते हो फॉर सच अ मैजिकल एंड इमोशनल एक्ट लाइक क्लाउड्स क्राइंग। तो वो ये कह रहा है कि जब बादल रो रहा है और ये इतनी मैजिकल और इमोशनल चीज है तो उसको रेन कहकर तुम उसका मतलब सारा मूड ही खराब कर दिया तुमने। इस तरीके से वो ये कहना चाह रहा है। फिफ्थ, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द कॉइन अकॉर्डिंग टू द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के हिसाब से कॉइन में क्या खराबी थी। शॉपकीपर सेड द कॉइन वाज ओल्ड एंड नॉट इन यूज एनी मोर, सो इट कुड नॉट बी यूज टू बाय एनीथिंग। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब डिमोनेटाइजेशन कर दिया था तो लोग क्या कर रहे थे, भर भर के जो उनके घरों में नोट थे वो जाके और सरकार और बैंकों में दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नोट कल से चलेंगे नहीं, कोई मतलब ही नहीं करेगा। कुछ कुछ उसी तरह से शॉपकीपर ने कहा कि भाई ये तो पुराना कॉइन है, काम नहीं आएगा। डिस्क्राइब रंजीज एक्सपीरियंस विद द नेकलेस। तो रंजी गॉट द नेकलेस बाय ट्रेडिंग हिज फ्लूट। ही लेटर सोल्ड द नेकलेस टू कोकी फॉर अ रुपी। उसने बाद में किसको बेच दिया, कोकी को बेच दिया 1 रुपए में। 7, वाई डिड द वाइट एलिफेंट अलाउ हिमसेल्फ टू बी कैप्चर्ड। क्यों आखिर वो चाहता था वो एक ही सूंड से सबको हिला देता, उसने क्यों अपने आप को आसानी से कैप्चर होने दी। द वाइट एलिफेंट अलाउड हिमसेल्फ टू बी कैप्चर्ड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू हर्ट एनीवन एंड होप टू बी रिलीव। उसको वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और वो यही सोच रहा था कि मैं राजा को बताऊंगा कि भाई क्या हुआ है, मेरी माँ बीमार है, अंधी है, तो वो मुझे छोड़ देगा, और ऐसा ही हुआ भी। एट इज वाई इज द टाइटल क्लाउड प्ले सुटेबल फॉर द पोएम। पोएम के लिए क्लाउड प्ले टाइटल सुटेबल क्यों है। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज द पोएम शोज क्लाउड्स डांसिंग एंड प्लेइंग इन द स्काई लाइक चिल्ड्रन। क्योंकि इस पोएम में क्लाउड्स को छोटे छोटे बच्चों की तरह खेलते हुए, डांस करते हुए, रोते हुए दिखाया है, इसलिए क्लाउड प्ले टाइटल सुटेबल है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डू एज डायरेक्टेड है, ये 4 नंबर का है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग फॉर पेरेंट्स। अब ये जो है ये भी आपके कुछ कुछ इसी तरीके से लिया गया है। और दूसरा है राइट द समरी ऑफ पोएम क्लाउड प्ले इन 50 वर्ड्स। अब देखो हम ज़्यादा बड़ी नहीं लिखेंगे, 4 मार्क्स पेपर है, क्वेश्चन है, और इसमें कहे कि 50 वर्ड्स में लिखना है, तो हम इसको छोटा सा ही लिखेंगे। हम शुरुआत से कहानी और पूरी जो है वो नहीं लिखेंगे। जितना हमसे पूछा गया उतनी ही बात करेंगे। शॉर्ट पैराग्राफ पूछा गया, शॉर्ट लिखेंगे। 50 वर्ड्स में समरी मांगी गई है, 50 वर्ड्स में समरी लिखेंगे। तो पहले बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है पेरेंट्स की केयर करने के लिए। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न। जब से हम पैदा होते हैं हमारा ध्यान रखते हैं। व्हेन दे ग्रो ओल्ड इट इज आवर ड्यूटी टू केयर फॉर देम विद लव एंड रिस्पेक्ट, हेल्पिंग देम, स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड बीइंग काइंड टू देम शोज आवर ग्रेटिट्यूड। अगर हम उनके साथ वक्त बिता रहे हैं, उनके साथ हम प्यार से बोल रहे हैं, वो जो मांग रहे हैं उनको दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इससे दिखाते हैं कि हाँ हम जो है हम कितने ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। हम आज भी इस बात को फील करते हैं कि जब हम छोटे थे आपने हमारा ध्यान रखा था, अब हमारी बारी है। तो केयरिंग फॉर पेरेंट्स मेक्स अ हैप्पी एंड लविंग फैमिली। सिंपल, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा मांगा था छोटा दे दीजिए। उसके बाद इसने हमसे 50 वर्ड्स में मांगी क्लाउड प्ले की समरी। द पोएम क्लाउड प्ले डिस्क्राइब्स हाउ क्लाउड्स गैदर, इकट्ठे होते हैं, प्ले एंड डांस इन द स्काई। दे चेंज शेप्स एंड मूव विद द विंड while the moon and stars watch। सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। At the end of their dance, they become sad and cry, which we call rain. It is a fun and magical view of nature। Simple। उसके बाद जी हम पहुंच गए हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है स्पेलिंग। 2 मार्क्स का है यह। चूज अ पैलिंड्रोमिक वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, मलयालम, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। तो इन चारों वर्ड्स में अब हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, पैलिंड्रोमिक वर्ड। आई होप अब आपको पता चल गया है कि ऐसा वर्ड जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों पढ़ने में एक जैसा दिखे। तो ये यहाँ से ऐसे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से टी से हो रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। ई और एच ये भी खत्म, एच और आई ये भी खत्म। ये है मलयालम, ये आगे और पीछे दोनों से एक जैसा दिखाई देता है।
उसके बाद है बी, मेक एनी 4 और 5 लेटर वर्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्पार्कलिंग। तो स्पार्कलिंग आपको एक वर्ड दे रखा है, इसमें से आपको 4 लेटर या 5 लेटर वर्ड बनाना है। तो कुछ वर्ड मैंने आपके लिए बना दिए हैं, जैसे पार्क है, विंग है, स्पार्क है, अ, ये 5 लेटर वर्ड हो गया आपका, ग्रिप है, किंग है, ये सब आपके 4 लेटर वर्ड हो गए। तो यहीं पर आपका पेपर खत्म होता है दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, "हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय-बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, डू वेल।"